अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कौमी असम्बली की तहलील होने के सिर्फ 2 रोज बाद सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला एक अहम कानून रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 आइन से मुतसादिम करार देकर उसे कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी और अपील के हक के मामले से जोड़ा जा रहा है, जबकि फैसले की टाइमिंग पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में कि जब कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, उस वक्त ये फैसला सुनाना पार्लियामान की गैर मौजूदगी के फायदे उठाने जैसा है। अहम बात यह कि पार्लियामेंट से ये कानून रवां साल 5 मई को मंजूर हुआ था और 29 मई को सदर मुमलकत के दस्तखत के बाद इस कानून का इतलाक हो गया था, जिसमें कुल मजमूई तौर पर 7 शिकें हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक्ट की तमाम ऑपरेशनल शिकों को कलअदम करार दे दिया है और ये वाज़ेह किया है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। ये मुसलमा असूल है कि आम कानून साजी के जरिए आइन में तरमीम, तब्दीली या इजाफा नहीं किया जा सकता और ना ही आम कानून साजी से आइन से कुछ निकाला जा सकता है। जस्टिस एजाज एहसन की जानिब से 51 सफ़ात पर मबनी इस तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट की 6 ऑपरेशनल शिकों को आइन से मुतसादिम करार दिया है। इसलिए एक एक करके इन शिकों का जायजा लेते हैं। इस एक्ट की शिक नंबर 2 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ओरिजिनल जुडिस्ट्रिक्शन यानी कि 184(3) के तहत किए गए फैसलों में दायर नजरसानी का स्कोप आइन के आर्टिकल 185 में दिए गए अपील के हक के बराबर होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस शिक को इस बुनियाद पर आइन के मुनाफी करार दे दिया है कि अगर आर्टिकल 188 को एपिलेट जुरिस्डिक्शन में तब्दील करना है तो इसके लिए आइन से मुख्तलिफ प्रोविजंस के साथ हम आहंग होना होगा और ऐसा आम कानून साजी के जरिए नहीं किया जा सकता, बल्कि आइन में तरमीम के जरिए ही किया जा सकता है। फैसले में कहा गया है कि नजरसानी का स्कोप बढ़ाना आइन के आर्टिकल 188 में तरमीम के मुतरादिफ है। नजरसानी की दरख्वास्त ही रहती है और इसे अपील में नहीं बदला जा सकता, और अगर इसे अपील में बदला जाए तो ये रिव्यू पिटिशन नहीं रहती। इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पार्लियामान के पास ऐसा इख्तियार नहीं था कि आर्टिकल 188 में ऐसी तरमीम करे जैसे कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के जरिए की गई है। इसी तरह इस नए कानून की शिक 3 के मुताबिक नजरसानी अपील की समाअत फैसला देने वाले बेंच के बजाय नया लार्जर बेंच करेगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तब्दीली को इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया है कि शिक को पढ़ने के बाद किसी के जहन में शक नहीं रहना चाहिए कि ये तब्दीली मुतासरीन को अपील का हक देने के लिए की गई है, जबकि आइन उन्हें अपील का हक नहीं देता। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के साल 1980 के रूल्स में बेंच की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया गया है। आइन बेंच बनाने के हवाले से तमाम तर इख्तियारात रियासत की जुडिशल ब्रांच को देता है और ये समझना कि कानून साजी के जरिए बेंचों में जजेस की तादाद का तयन कर सकते हैं, ये कहना आइन के तहत अदालती दायरा इख्तियार में संगीन मुदाखलत तस्वुर किया जाएगा। इसके अलावा इस एक्ट की शिक 5 में कहा गया है कि इस कानून के इतलाक के बाद माजी में 184(3) के केसेस के मुतासरा अफराद को भी नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का हक होगा, जबकि शिक 6 में नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने के लिए कानून के निफाज के बाद 60 दिन की मुद्दत दी गई है। अब अहम बात यह है कि एक्ट की इन शिकों को लेकर यह तासुर था कि हुकूमत ने यह तरामीम नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को रिलीफ दिलवाने के लिए की गई हैं ताकि वो अपनी तायत नाअहली के खिलाफ अपील दायर कर सके, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में इन दोनों शिकों को भी कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि अगर माजी की तरह मुतासरा फरीकैन को यह हक दिया तो अदालत में मुकदमात का सैलाब उमड़ आएगा। जो फैसले मंतकी अंजाम को पहुंच चुके और क्लोज ट्रांजैक्शन बन चुके, उन पर नजरसानी मुकर्ररा मुद्दत के बाद दायर नहीं की जा सकती। अब अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर यह दावा भी किया जा रहा है कि इसके असरात आइंदा आम इंतखाबात पर भी पड़ सकते हैं। इस फैसले पर साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इसे पार्लियामेंट के इख्तियार में मुदाखलत करार देते हुए कहा है कि इस मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं कमज़ोर होंगे और तासुर जाता है कि पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया गया है। मेरे लिए तकलीफ से बात यह है कि ये टाइमिंग जो है इसकी, अब आम तासुर ये है कि पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फायदा होता है, इस तरह से मैं यूँ समझूंगा, या ये एक टाइमिंग ऐसी है जिससे ये तासुर जाता है कि ये इस वक्त इसलिए किया गया ताकि इस वक्त कौमी असम्बली नहीं है। कानून को दोबारा कोर्ट ने जो हदायत दी हैं या जिस बात पे उन्होंने कहा कि ये हम इसे स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, पार्लियामेंट इसे दोबारा इनेक्ट ना कर सके फौरी तौर पर। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इस फैसले का नवाज शरीफ के केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि माजी में वो ये कह चुके हैं कि इस कानून से नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली के मामले पर फ़ायदा ज़रूर होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफ़र ने इस फैसले को तारीखी फैसला करार देते हुए कहा है कि ये कानून कलअदम करार पाने से 90 दिन में इलेक्शन करवाना का हुक्म हतमी हो गया है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने और नून लीग के सीनियर रहनुमा
अताउल्लाह तारर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली ज़फ़र साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ। दो किस्म के एतराज़ हैं। एक तो मेरिट के हवाले से ये एतराज़ है कि पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की थी उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि कानून साजी के जरिए आर्टिकल 184(3) के जो भी फैसले आए उसका स्कोप जो है रिव्यू का वो बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा, इस केस की टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। आज आज़म रज़ी तारर साहब ने यह कहा है कि तासुर जाता है कि पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया गया है क्योंकि ये फैसला पिछले 1.5 माह से महफूज था और आज सुनाया गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी देखें, सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। आप जैसे जो मीडिया में एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सब ने बड़ी जीते जागते एक वर्डिक्ट दिया है इस पार्लियामेंट के बारे में, और जो पीडीएम की कारकर्दगी थी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हवाले से, और वो ये है कि बहुत से कवानीन पास किए गए जिनको आपने बुलडोजिंग का नाम दिया है। और मैं वही लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि बहुत सारे कवानीन पास किए गए जो बुलडोज किए गए क्योंकि उनके ऊपर कोई बहस नहीं हुई, और बहुत सारी गलतियाँ उन पे रह गई जो कि अब सामने नज़र आ रही हैं कि वो गलतियाँ थीं। अब इस कानून की जो आप बात कर रहे हैं, ये कानून था क्या? आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट पास की थी, आइन की तशरीह की थी, और कहा था कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शंस कराने हैं हर सूरत में, और 14 मई की तारीख दी थी। उसका एक रिव्यू फाइल किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन रिव्यू का जो पावर है वो बहुत लिमिटेड है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीडीएम की हुकूमत को नजर आ रहा था कि वो रिव्यू उनका डिसमिस होने लगा है। उसी दौरान उन्होंने ये कानून जो है, जो रिव्यू का कानून है, वो पेश कर दिया नेशनल असेंबली में। एक ही दिन में वो कानून पास भी हो गया और सेनेट में आ गया अगले दिन, और सेनेट को ये कहा गया कि भाई पढ़े लिखे बगैर, देखे समझे बगैर इसको पास कर दें, आए करें और यस करने के बाद इस कानून को पास कर दें। उस वक्त भी मैंने स्पीच की थी और मैंने कहा था सेनेटर्स को कि जनाब, आप ये जो अच्छी बात है, आप इस कानून के तहत अपील देना चाहते हैं एक, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये है कि चूंकि आइन में दर्ज है कि अपील नहीं हो सकती, सिर्फ रिव्यू हो सकता है, इसीलिए अगर आप ये अपील का हक देना चाहते हैं किसी को, तो वो आइनी तरमीम के जरिए करें। आइनी तरमीम के जरिए का मतलब ये है कि 2/3 मेजॉरिटी से आप इस कानून को पास करें। आप अगर इसको सिंपल कानून के तहत पास करेंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये चैलेंज होगा, और सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली इसको कलअदम करार दे देगा कि आपने ये आम कानून के जरिए आइन की तब्दीली नहीं कर सकते। वही हुआ जजमेंट में इस बात का जिक्र, लेकिन मैं चाहूंगा इस पे अता तारर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, लेकिन जरा इसके टाइमिंग के हवाले से बात करें, क्योंकि 19 जून को फैसला महफूज हुआ था, अब पार्लियामेंट चली गई, उसके बाद ये फैसला सुनाया गया है, जिसकी वजह से आज़म रज़ी तारर साहब ये कह रहे हैं, नून लीग के दीगर रहनुमा ये कह रहे हैं कि फ़ायदा उठाया गया है पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी का। तो क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है अदालत का कि उस वक्त ये फैसला सुनाया जाए जब पार्लियामेंट घर जा चुकी हो? देखिए, पार्लियामेंट घर जाए या ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अदालत को फैसला करने में, क्योंकि अदालत ने तो कानून देखा और कानून के बाद फैसला कर दिया। अगर पार्लियामेंट होता भी तो क्या उसको पार्लियामेंट इस जजमेंट को तब्दील कर सकता था? आंसर नहीं कर सकता था, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का हक है कि वो किसी भी कानून को उसकी तशरीह करें, उसको देखें। अगर वो कानून आइन के खिलाफ है तो उसको डिक्लेयर कर दें। तो सपोजिंग ये 10 दिन पहले भी जजमेंट आ जाती तो पार्लियामेंट क्या कर लेता? वो जाके पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक तो नहीं करना था। मैं चाहूंगा अता तारर साहब आप भी इस पर रोशनी डालें, क्योंकि ये फैसला बेसिकली ये कहता है कि अगर हुकूमत चाहती है इस एक्ट के जरिए जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सपैंड करें और उसको एक अपील का दर्जा दें, तो उसके लिए आइनी तरमीम ज़रूरी है। आर्टिकल 184(3) में, 185 में, 188 में। ये सिंपल कानून साजी के जरिए नहीं हो सकता, आइनी तरमीम ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि रिव्यू का जो स्कोप है उसको बढ़ाया जाए। क्लियर है, एग्जेक्टिव ने एग्जेक्टिव का काम करना है, जुडिशरी ने अपना करना है, लेजिस्लेचर ने अपना काम करना है। कानून साजी बुनियादी तौर पे इस्तेहकाक इख्तियार पार्लियामान का है। अब कोई और इदारा वो जो भी हो वो ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि कानून क्या बने, कैसे बने, क्यों बने। जब असेंबली एक आइन साज इदारा भी है, 2/3 अक्सरियत से वो आइन की तरमीम जरूर कर सकते हैं। अब ये जो कानून साजी कलअदम करार दी गई है, इसमें आम आदमी के लिए इंसाफ की राह खोली गई थी
और क्योंकि इसके बाद तो कोर्ट कोई नहीं है, लोग 30-30, 35-35 साल इंसाफ के लिए इस मुल्क में भटकते हैं, और जब फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ जाए तो उसके बाद तो उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। रिव्यू में एक राइट दिया गया, ये बार काउंसिल्स की, बार एसोसिएशंस की डिमांड थी बहुत अरसे से। क्या राइट दिया गया कि शहजाद इकबाल का अगर कोई रिव्यू रिजेक्ट हो जाता है, उनके पास ये राइट हो कि रिव्यू के लिए एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। शहजाद इकबाल अगर अपना वकील चेंज करना चाहते हैं रिव्यू में, वो राइट हो कि वो वकील चेंज करें। यानी रिव्यू को अपील के स्कोप में 185 में रखा गया जी। तो मैं ये समझता हूँ ये तो बड़ा मुनसिफाना किस्म का कानून था। ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं थी, ये सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन नहीं थी। इसको कमेटी में भेजा गया, इसका मियां नवाज शरीफ से, जहांगीर तरीन से या किसी और सियासतदान से कोई ये ताल्लुक वैसे आप नहीं बात था। दुरुस्त कर रहे हैं कि मेजॉरिटी लीगल फिटर्निटी में ये चाहती है कि जो 184(3) के फैसले हों उस पर अपील का हक हो, ताकि एक ड्यू प्रोसेस मिल सके किसी के खिलाफ भी अगर फैसला आता है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यह आप सादा कानून बना के कर सकते हैं या इसके लिए आपको आइन अमेंड करना पड़ेगा जो इस जजमेंट में लिखा हुआ है। और अगर आप पढ़ते हैं आर्टिकल 188 को तो ये जाहिर होता है कि शायद आइनी अमेंडमेंट जरूरी है, तभी आप इसका स्कोप चेंज कर सकते हैं। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि आइन के अंदर लिखा है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। फिर लॉ लिखने की क्या जरूरत थी? सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते और उसी पे इत्तफाक कर लेते। ये सब्जेक्ट टू लॉ इसलिए लिखा है कि लॉ के जरिए ये चीज रेगुलेट हो पाए, हो सकती है, की जानी चाहिए। तो ये तो एक बड़ा नैरो व्यू लिया गया है, और मैं इसको ना सिर्फ एक ऐसी जजमेंट समझता हूँ जिसने पार्लियामान के एक राइट को यूसर्प किया है। मैं वर्ड यूसर्प इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने पार्लियामेंट के इख्तियारात को यूसर्प किया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती हुई है और ये इंसाफ का कत्ल हुआ है, और आपने कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान से ले लिया है। मैं चाहूंगा जरा इस पे अली ज़फ़र साहब आप रोशनी डालें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 188 में तो कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं वो पार्लियामेंट के एक्ट के तहत भी देने हैं। तो इस बात को क्यों नहीं तस्लीम किया सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में? और इसके अलावा जो 58 है जजमेंट का, जो कि सेक्शन 6 के हवाले से जिसमें 60 डेज की लिमिट दी गई थी, उसमें ये कहा गया है कि 1980 के जो रूल्स हैं वह मेड पर्सुएंट टू आर्टिकल 191 एंड एज स्टेटेड अबव स्टैंड ऑन अ हायर पेडिस्टल देन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो भी हायर पेडिस्टल पर हैं, उनको फौकियत दी जाएगी जो कानून साजी होती है पार्लियामेंट में उस पर। आइन में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रूल्स बना सकता है जो आइन के तहत बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो उस वक्त के जज साहिबान थे, 17 जज साहिबान थे, उन्होंने आज से कोई 30-40 साल पहले वो रूल्स बनाए, और रूल्स के अंदर ये लिखा कि रिव्यू की किस तरह तरीकेकार क्या होगा। अब अगर कानून ने उसको तब्दील करना है तो कर सकता है, लेकिन वो रिव्यू को अपील में कन्वर्ट नहीं कर सकता। यानी ये नहीं हो सकता कि आप रूल्स में तरमीम करें कानून के जरिए और उसके मद में आइन को तब्दील कर दें। यानी कि अगर वो रिव्यू की पावर्स में कुछ तब्दीली करते तो वो बिल्कुल दुरुस्त थी, वो कानून के तहत कर सकते हैं, लेकिन वो रिव्यू को बिल्कुल उसका नेचर चेंज नहीं कर सकते, वो उसको अपील नहीं बना सकते। यानी अगर सेब है तो वो सेब ही रहेगा, उसको आप इनार नहीं बना सकते। और इसकी जो नीयत थी इस कानून के पीछे वो दो फोल्ड थी। एक उसकी वजह ये थी कि चूंकि 90 दिन का फैसला कर दिया था कि 90 दिन में इलेक्शन है, उस जजमेंट के खिलाफ एक अपील चाहती थी हुकूमत। वो चाहती थी कि 90 दिन से ज्यादा का टाइम किसी तरह हो जाए, इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर आ जाए कि वो 90 दिन से आगे भी इलेक्शन को ले जा सकती है। एक तो उस चीज के लिए ये अपील दी गई थी, और दूसरी चीज ये इसलिए दी गई थी कि वो कुछ लोगों को, जैसा नवाज शरीफ साहब हैं या कुछ और दीगर लोग हैं जो नाअहल करार दे दिए गए थे मसलन पनामा की जजमेंट में, कि उनको भी ये इख्तियार मिल जाए कि वो भी अपनी जो जजमेंट है उसको उसके ऊपर अपील फाइल कर सकें। ये दो मकसद थे इस लेजिस्लेशन के, वरना उसको लेजिस्लेशन को आराम से डिबेट होने देते। सही, और आप समझते हैं कि क्योंकि ये कलअदम करार दे दिया गया है ये एक्ट, तो अब वो जो
रिजल्ट हुकूमत हासिल करना चाहती थी वो उनको नहीं मिलेंगे। अता तारा साहब, दोनों चीज़ों पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो क्या इसकी इंप्लीकेशन ये भी होगी कि जनरल इलेक्शन की डेट तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान दे सकेगा जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है उसके तहत, लेकिन अब वो जो दौरानिया होगा वो 90 डेज के अंडर ही होगा, उससे ज़्यादा तजावुज़ नहीं कर सकता। यानी कि आज जो जजमेंट आई है उसकी इंप्लीकेशन आने वाले आम इंतखाबात में भी हो सकती है, उसके कब होने हैं उस पर भी हो सकती है। जहां तक बात है इलेक्शंस की, मैं नहीं समझता कि इसकी कोई इतनी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस होंगी इस जजमेंट की इलेक्शंस, क्योंकि उसका एक तरीकेकार वज़ा किया गया है और बाय वर्च्यू ऑफ दिस जजमेंट मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन के पर्व्यू में आता है। वो ईसीपी इसको रेगुलेट करेगा, एक तरीकेकार दर्ज है, और जिस तरह असेंबलियों की तहलील की गई है तो ऑब्वियसली 90 डे वाला तो प्रोविजन अप्लाई करेगा, बट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की इस पे एप्लीकेशन मैं इस व्यू से एग्री नहीं करता। और दूसरी बात अता तारा साहब, जो फरमा रहे अली जफर साहब के इसका एक बेनिफिट हुकूमत ये हासिल करना चाहती थी कि नवाज शरीफ हों या दीगर लोग जो कि नाअहल हुए हैं और उनके पास उन्होंने रिव्यू अगर नहीं किया है तो फिर उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती कि वो अपील में जा सकते थे, तो वो भी अब आपको नहीं मौसूल होगा। पहली बात तो ये कि ख्वाजा हारिस साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब का रिव्यू फाइल किया था पनामा का और वो रिजेक्ट हो गया था, तो मियां नवाज शरीफ साहब की तो डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट से खत्म हुई है और वो अक्रॉस द बोर्ड है, वो भी पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। यानी इमरान खान साहब का अभी जो तोशा खाना का केस है उसमें 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए हुई है कि लेजिस्लेशन ने इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट करके लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म कर दिया, ताहियात नाअहली को खत्म कर दिया और उसको 5 साल में कन्वर्ट कर दिया, तो वो तो मामला सीधा वहां पे फॉल करता है। ये बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक या सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन नहीं थी। अब इसमें भी ये मामला है कि हमने दीगर जो कानून दान है उनसे बात की है, वो कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में आपने तरमीम तो कर दी और ये कह दिया कि आइन में जहाँ पे मुकर्रर नहीं है मुद्दत नाअहली की वो 5 साल की होगी। इस पर भी कहते हैं कि क्योंकि उस आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर चुका है तो एक सिंपल इलेक्शन एक्ट में तरमीम से ये मसला हल नहीं होगा, इसके लिए भी आइनी तरमीम चाहिए होगी या 5 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच बैठे और वो मुकर्रर करे कि 62(1)(f) के तहत नाअहली 5 साल होगी, तब मसला हल होगा जाकर। देखिए, अगर हर बात आइनी तरमीम से तय होनी है तो फिर कानून को अमेंड करना, कवानीन का फिर निफाज क्यों है इस मुल्क में? मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि जहाँ पे सूट करता है वहाँ पे आइनी तरमीम का कह देते हैं। लेजिस्लेशन की और कानून साजी की वक़्त इतनी कम कर दी है कि जहाँ पे वैलिडली इनेक्टेड लेजिस्लेशन है, उसकी शिकें हैं, उस पर अमल दरामद है, उसको अब ये आइन के ताबे करना चाहते हैं, जो कि एक गलत नोशन है। ये 5 साल की नाअहली वाला तो बड़ा क्लियर मामला है, और अगर हम जाना चाहते हैं, हम इस एक्ट में क्यों जाते, रिव्यू वाली में? हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत भी जा सकते थे, मगर उसकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि नाअहली को 5 साल पे कर्टेल कर दिया गया है और उसका फायदा इमरान खान साहब उठा चुके हैं। उन्होंने ताहियात नाअहल होना था, मगर अब उनकी नाअहली जो है वो 5 साल। इमरान खान साहब को तो जिस कानून के तहत नाअहल किया गया है या सजा मिली है उसमें नाअहली लिखी हुई है 5 साल की, वो 62(1)(f) के तहत नहीं लिखी हुई। नहीं, वो देखिए, वो इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहल हुए हैं और इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहल होने के बाद आइन की एक शिक है जिसको साथ पढ़ा जाए तो नाअहली बनती है। जिस सेक्शन के तहत उनको कॉन्विक्ट किया गया है उसमें पर से नाअहली की शिक उस लॉ में मौजूद नहीं है बाय वर्च्यू ऑफ। मैं क्विकली इसमें जरा अली जफर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। क्या ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है जिसके तहत 5 साल अब नाअहली होगी 62(1)(f) के तहत, उसका बेनिफिट मिला इमरान खान साहब को? जी देखें, तार साहब ने शायद वो अपनी मौक़िफ़ पेश तो कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने इलेक्शन एक्ट की वो शिक नहीं पढ़ी। इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई मिस डिक्लेरेशन की वजह से कार्रवाई करता है और उसमें ट्रायल होती है और ट्रायल में कन्विक्शन हो जाती है तो फिर मैक्सिमम 5 साल की सज़ा या डिस्क्वालिफिकेशन मिल सकती है। ये इलेक्शन एक्ट खुद कहता है, वो तो 2017 में जो इलेक्शन एक्ट आया था उसके तहत ये बड़ा वाज़े लिखा है। तो वो उसमें ये जो दूसरी तरमीम की है 5 साल की, उसका इफेक्ट इमरान खान साहब के ऊपर नहीं होता। उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ अगर होता है या कोशिश की गई है तो वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अता तारस साहब हमारे साथ मौजूद थे और अली जफर मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा रूपोश हैं। कई रहनुमाओं को जेल में डाला गया। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी से ला ताल्लुकी का ऐलान किया, और फिर कई ऐसे भी हैं जो कि दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब उन चंद अफराद में से हैं जिन्होंने अदालती रिहाई पाई, लेकिन बार बार उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। अली मोहम्मद खान को अदालत से 7 मरतबा रिहाई मिली, 7 मरतबा उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर फाइनली 27 जुलाई को उनको रिहा करने का हुक्म अदालत ने दिया। अली मोहम्मद खान साहब से हम बात करेंगे कि 9 मई के वाकयात कैसे और क्यों पेश आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का क्या मुस्तकबिल है। अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली साहब, जब आप लोग हुकूमत में थे, ताकतवर थे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ वन पेज था, और फिर जब आपकी हुकूमत गई अप्रैल 2022 में, तो उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई चेयरमैन ताकतवर थे, लेकिन फिर अचानक से 9 मई हुआ जिसके बाद काया ही पलट गई। और अब हम देख रहे हैं कि पार्टी में कई लोग छोड़ के जा चुके तहरीक इंसाफ को, कई जेलों में है, कई रूपोश हैं। ये क्या हुआ 9 मई तक? एक तो आप पहुंचे कैसे, किसकी गलती थी, कहां पे मिसकैलकुलेशन हुई है? बहुत शुक्रिया साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मेरे ख्याल में जो 9 मई का जो वाक़या हुआ, उसमें वो एक बदकिस्मत वाक़या था, नहीं होना चाहिए था। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन चंद लोगों के किए की सज़ा पूरी कौम और इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात को नहीं मिलनी चाहिए। जिसने गुनाह किया उसको सज़ा मिले और जिसने गलत काम नहीं किया वो अपनी आगे ज़िंदगी में जाए। जिसने सियासत करनी है, जिसने कोई और काम करना है। तहरीक इंसाफ का कभी भी ये सियासत नहीं रही, ना इमरान खान साहब ने कभी ये बात की, ना ये हमारी पॉलिसी थी, ना है, ना रहेगी कि हम जलाओ गिराव करें, तोड़ फोड़ करें, खुदा न खास्ता डिफेंस इंस्टॉलेशंस की तरफ कोई जाएं। ना कोई ऐसा कोई मंसूबा था, मेरी नॉलेज में तो बिल्कुल नहीं था, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, एहतजाज की कॉल एक थी, लेकिन उसमें जो लोग गए हैं डिफेंस इंस्टॉलेशंस की तरफ, उन्होंने बिल्कुल गलत किया है और सब ने उसको गलत कहा है, मैंने भी कहा। और फर्क सिर्फ ये है कि मैं चंद उन लोगों में से हूं जिन्होंने अरेस्ट से पहले भी इसको गलत कहा, बाकायदा वीडियो पे कहा, और ये कहा कि जिन्ना हाउस पे हमला मेरे अपने घर पे हमला है। लेकिन इसकी तरगीब ना इमरान खान साहब ने दी, ना पार्टी पॉलिसी थी। हाँ, जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान 9 मई के बाद अगर ये किसी की सोच है कि तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म है, नहीं, तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म नहीं है। हाँ, पुरतशद्दुद सियासत के साथ ना मैं, ना आप, ना कोई पाकिस्तानी था, ना है, ना रहेगा। पाकिस्तान के इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, और इस पे इमरान खान साहब ने बार बार ये बात की है। तो मैं समझता हूं कि एक वाकया हुआ जो गलत था, जिसने सजा गलत किया उसको सजा मिले, लेकिन मुल्क अब आगे जाए। आप कह रहे हैं कि 9 मई में जो लोग मुलविस थे उनको सजा मिलनी चाहिए, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि मौके वारदात पे थे, उनकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, उनमें से काफ़ी सारे अरेस्ट भी हो चुके हैं। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि इसके जो मास्टरमाइंड थे वो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान थे, बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कल ये दोबारा दोहराया है। उन्होंने कहा है कि असल में जो कुछ 9 मई को हुआ वो आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत थी, इमरान खान उसके मास्टरमाइंड थे। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ उन लोगों की मिसकैलकुलेशन है जो वहां तक पहुंच गए, या इसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे और बिलखसूस पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर भी आती है? देखें, अब ये एक इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब उसको नापने का तोलने का पैमाना क्या है? ना मैं हूं ना आप है, क्योंकि एक आपकी कोई पॉलिसी होगी, मेरी कोई पॉलिसी होगी, किसी चैनल की कोई पॉलिसी होगी, किसी अखबार की होगी, कोई हुकूमत एक सियासी जमात की होगी जो चाहेगी कि अगर अवामी सतह पे आप एक जमात का, यानी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, तो किसी और बहाने पे उनको बाहर कर दें। जैसे अभी एक बहाना बना के एक बहुत ही बेकार किस्म के केस में उनको अंदर रखा गया है जो जुल्म अजीम है। अब उसको कैसे हम नापें? देखिए, मेरे पे इल्जाम लगा, हालांकि मैं नहीं था 9 मई में, सारी दुनिया को पता है। बहरहाल मैंने फेस किया, दहशतगर्दी की अदालत में फेस किया, और मेरा केस डिस्चार्ज हुआ और बाइज्जत वहां से मेरा केस खत्म हुआ। तो जिस पे इल्जाम है वो अदालत में फेस करेगा। लेकिन क्या चंद 100 या चंद हजार लोगों का, जिसमें शायद कोई तीसरा फरीक भी है जो चाहता है कि इस मुल्क में अमन व अमान के मसाइल हों, जो चाहता है कि तहरीक इंसाफ और अवाम के बीच में और इदारों के बीच में बदगुमानी हो, क्या उस तीसरे फरीक की तरफ हमें जांचना नहीं चाहिए कि वो कौन लोग हो सकते हैं? एक जो पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाना चाह रहे थे, कौन चाहता था कि इसकी बुनियाद पे तहरीक इंसाफ, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी और एक एजुकेटेड लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की जमात है, जो चाहती है कि एक मुस्तहकम एक वेलफेयर स्टेट इस मुल्क में बने। ना आप जो है खुदा न खास्ता मुल्क की गैर मुहब्ब वतन है, ना मैं हूं, ना इमरान खान साहब है, ना शहबाज शरीफ है। तो अब ये कौन लोग हैं जो, मैं एक तो सियासतदानों को ये कहूंगा, अपनी सियासत हम करते रहेंगे, लेकिन अगर किसी का ये ख्याल है
कि मैं किसी को दीवार से लगा के या कोई मुझे दीवार से लगा के सियासत में आगे बढ़ जाएगा, नहीं। जब आप पूरे सियासी नहीं, एक लेकिन सिस्टम अली को मोहम्मद साहब, परागंदा आप करेंगे, जो उसका बात कर नुकसान रहे हैं सबको कि होगा। कोई तीसरी कुव्वत है जो कि लड़वाना चाहती है ताकि तहरीके इंसाफ को और पाकिस्तान की आर्मी को, ऐसा तो नहीं नजर आता। बाकायदा जब से आपकी हुकूमत गई है उस वक्त से इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया जो कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था। उनको मीर जाफर, मीर सादिक कहा गया कि जनरल बाजवा ने साजिश की। फिर इस वक्त भी आप तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तरगीब नहीं की, लेकिन इमरान खान साहब इस बात को ये कह के जस्टिफाई करते हैं कि अगर रेंजर्स ने मुझे उठाया और इस तरीके से उठाया तो उसका रद्द अमल तो आना था, एहतजाज तो इन्हीं जगहों पे होना था, चाहे GHQ के बाहर होता या कोर कमांडर हाउस के बाहर होता। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं इन्हीं एरियाज पे होना था ना, और कहां पे होना था अगर रेंजर्स मुझे उठाती तो? देखें शहजाद भाई, पहली बात तो ये है कि हर काम का एक अलग एक प्लेटफॉर्म होता है। चाहे कोई भी सूरत हाल हो, कोई भी वजह हो, सियासी एहतजाज जो है वो अवामी जगहों पे तो हो सकता है, लेकिन वो हसास जगहों पे, कैंट एरियाज में वो ना हो सकता है, ना उसकी इजाज़त है। तो न कभी वो तहरीक इंसाफ की तरगीब है। अब इस पे इमरान खान साहब ने बारहा ये बात की है कि जो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के लिए हमारे दिफा के इदारों की, बिलखुसूस हमारी पाक अफवाज की, उस पर इमरान खान साहब बहुत क्लियर, उन्होंने एज अ वज़ीर आज़म, एज एन एक्स वज़ीर आज़म, एज ए चेयरमैन तहरीक इंसाफ, एक नहीं और मोर देन वन ओकेजन ये बात की है कि मुल्क के लिए हमारी फौज की कितनी अहमियत है। अब इसको हम मजीद कुरेदें और एक शख्स की मुहब्बुल वतनी को क्वेश्चन करें, न मुझे ये हक है कि मैं आपकी मुहब्बुल वतनी को क्वेश्चन करूं, ना कोई किसी इमरान खान साहब की। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये बात मुझे कहने दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ये बात कह पाऊं। मेरी आपकी तकरीबन जितनी उम्र है, इससे ज्यादा अरसा हो गया कि इमरान खान साहब ने अपने इस दाएं हाथ में पाकिस्तान का झंडा लहराया पूरी दुनिया में, और 50 साल हो गए हैं वो लहरा रहे हैं। अली साहब देखिए, तो ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं ना, मेरे पास ये लाइसेंस है कि मैं किसी को डिक्लेयर करूं कौन मुहब्बे वतन है, कौन मुहब्बे वतन नहीं है। लेकिन अली साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो आपके लीडर हैं, और मुझे लगता है कि उनकी जो बात है और आपकी बात में फर्क नजर आ रहा है। आप बड़े कैटेगोरिकली आके कंडेम भी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अरेस्ट से पहले भी आपने कंडेम किया, और आप कह रहे हैं कि हसास इदारों के, हसास मकामात के बाहर एहतजाज नहीं होना चाहिए। एक तो इमरान खान साहब ने फौरन कंडेम भी नहीं किया, उन्होंने बड़ा वक्त लगाया इसको कंडेम करने में, और दूसरा वो ये कह चुके हैं कि रेंजर्स अरेस्ट करेगी तो हसास मकामात के बाहर ही एहतजाज होगा, ये एक फितरी रद्द अमल था, ये उनका कहना है। तो मुझे तो आपकी बात में उनकी बात में फर्क नजर आ रहा है। देखिए, कोई फर्क नहीं है। इमरान खान साहब ने भी इस अमल को बुरा कहा, बुरा जाना, बुरा समझा, और उससे अपने आप को डिस्टेंस किया कि तशद्दुद जो है वो तहरीक इंसाफ की जो है पॉलिसी नहीं है। ना तहरीक इंसाफ ने किसी को ये कहा कि आप जाके किसी भी एक जिम्मेदार जगह पे, हसास जगह पे जाके आप इस तरह की कोई हरकत करें, क्योंकि हम सब ये समझते हैं, तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के अलावा और भी बड़ी सियासी जमातें ये समझती हैं, चाहे हम लोग हैं, चाहे जमात इस्लामी है, चाहे MQM है जिनको इसका एहसास है, चाहे जमीयत है, चाहे नून है या पीपल्स पार्टी के, एक सियासी जमात जो है जब वो पुरतशद्दुद होती है कोई तहरीक, वो तहरीक खत्म हो जाती है। तो हमने तो अपने आप को इससे हमेशा दूर रखा, चाहे वो धरना था, चाहे वो पनामा था, चाहे वो लॉन्ग मार्च थी। तो कभी भी इमरान खान साहब ने ना इसकी तरगीब दी, बल्कि हमेशा इस चीज को रोका। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जमात की पॉलिसी है कि इसकी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के नीचे, मोहतरम अदलिया के नीचे बने, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो अपनी ही इदारों के खिलाफ कोई बात करे या वहां जाए, क्योंकि ये तो दुश्मन का मंसूबा हो सकता है, किसी मुहब्बे वतन का नहीं। और इमरान खान साहब को किसी को अपने मुहब्बे वतन की सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने देखा था कि पूरी दुनिया जानती है जब 2014 का धरना हुआ था, क्या किया है और उसकी क्या सोच है, क्या कुर्बानियां हैं। 2014 में भी PTV पर हमला हुआ, पार्लियामेंट पर हमला हुआ, उसके केसेस आपके रहनुमाओं के खिलाफ, आपके लीडर के खिलाफ बने, पुलिस पर तशद्दुद किया गया, तो उस वक्त भी पुरतशद्दुद वाकयात हुए थे। और एक तारीख है जिसमें हमने देखा है कि इस किस्म के वाकयात होते हैं, ना इमरान खान साहब उसकी कंडेमनेशन करते हैं, बल्कि उस वक्त भी जो कॉल्स लीक हुई थी उससे तो वो बड़ा खुशी का इजहार कर रहे थे कि अच्छा है लोग अगर PTV में पहुंच गए और नशरियात बंद कर दिए। तो शहजाद साहब देखें, आप 2014 के धरने की आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। उसमें हमारी जमात के कुछ सीनियर्स पे केसेस बने। हमने मियां नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे उनके दौर में, फिर शाहिद खान साहब जो है वजीर आजम बने उनके दौर में, फिर हमारी हुकूमत आई उसमें, और फिर उसमें आखिर में जाके अभी जब शहबाज साहब वजीर आजम बने हैं तब जाके हमारे
उन सीनियर्स के केसेस जो हैं वो क्लियर हुए हैं, अदालतों में फेस किया है। तो सबने अदालतों में फेस किया है। मैं तो बारहा ये बात कर रहा हूँ कि अगर किसी ने गलत किया है वो उसका जवाब देगा, अदालत में देगा। लेकिन एक वाक़े को बुनियाद बना के मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर हम खुदा न खास्ता साइड लाइन करेंगे, उसका नुकसान मुल्क को होगा। मुल्क मजीद सियासी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं। इस मुल्क को अब एक स्टेबिलिटी की जरूरत है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद अली मोहम्मद साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे और बार बार इनको क्यों जेल में डाला गया इस पर भी बात करेंगे। इसलिए बता वेलकम बैक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान। 8 मरतबा आपको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जब भी आपकी रिहाई का हुक्म आता था आपको फौरी तौर पे 7 मरतबा, तो आपको फौरी तौर पे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्या वजह है, क्यों बार बार गिरफ्तारी हो रही थी आपकी? शायद मैं उनको पसंद आ गया था। बहरहाल इम्तिहान आता है जिंदगी में इम्तिहान आता है जिंदगी में। मैं इस बात पे, शहजाद भाई आप छोटे भाई हैं, मुझे लिबर्टी दीजिए, मुझे कहने दीजिए कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं किसी को बुरा नहीं कहता जो गए हैं, मैं अपना शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। अल्लाह की तौफीक के बगैर इस्तिकामत नसीब नहीं होती। मैं इस पे खुश हूँ कि कम से कम इमरान खान साहब के और कौम के सामने, अवाम, अल्लाह के सामने अल्लाह ने मुझे सुरखरूख किया। और दूसरी चीज़ ये है कि मुल्क को, कौम के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मैंने थोड़ी सी जेल काट ली तो क्या हुआ? कोई ऐसा मुतालबा था जो आपसे बार बार किया जा रहा था और वो मुतालबा पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए जब भी आपकी रिहाई का हुक्म आता था अदालत से आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था? शहजाद भाई आप समझदार आदमी हैं, जाने न जाने तू ही न जाने शहजाद, बात तो सारा जाने हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने सुरखरूख किया और अल्लाह के करम से अपने लीडर के साथ रहा। जब आपकी हुकूमत खत्म हुई थी, आप वो वाहिद शख्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंट में मौजूद थे। आपने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों ने बड़ा सराहा। उसमें आपने एक जुमला कहा था, उसमें आपने ये कहा था कि इमरान खान इस पार्लियामेंट में वापस आएगा। अली साहब, लेकिन 9 मई के बाद वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं। अब उनको 3 साल की सजा हो चुकी है, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। इसके अलावा कई केसेस हैं जिसमें उनको सजा हो सकती है। तो वो जो आप कह रहे थे वापस आएंगे, वो होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा, एटलीस्ट तहरीक इंसाफ की नहीं तो इमरान खान की सियासत पे फिलहाल फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है। मेरा दिल कहता है कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को एक मौका और जरूर देगा और इंशाल्लाह 2 तिहाई से देगा। कैसे देगा वो अल्लाह को पता है। इंशाल्लाह हम अदालतों में अपनी अदालती जो जंग है, जो सियासी हमारी जद्दोजहद है, वो जारी रहेगी। इंशाल्लाह इमरान खान साहब इन्हीं अदालतों से सुरखरू होंगे और इंशाल्लाह दोबारा आपकी दुआ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। ये 2 तिहाई की बात आप 2023-24 वाले इलेक्शन के लिए कर रहे हैं या मुस्तकबिल में कभी इलेक्शन हुए जिसमें इमरान खान साहब हों? शहजाद साहब, जब कभी भी और इंशाल्लाह जल्द ही जब कभी भी इलेक्शन के लिए बैलेट बॉक्स रखा जाएगा, जब ये डब्बा रखा जाएगा, आप देख लेंगे डब्बे से सिर्फ एक ही वोट निकलेगा और उस पर ठप्पा होगा बल्ले का, और बल्ले के पीछे अल्लाह की मदद होगी और मशीयत होगी और इंशाल्लाह कौम इमरान खान साहब के साथ है। अभी आपने पेशावर के इलेक्शन में देख भी लिया, आपने हज़ारे में भी देख लिया, कौम अपना फैसला कर चुकी है। ये कौम का जो फैसला है, सीक्रेट सर्विस में जो सर्विस किए हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, उनको पता है, तभी तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। उनको पता है होने क्या जा रहा है, अवाम ने क्या फैसला किया है, शहबाज साहब को बहुत अच्छी तरह पता। अच्छा, पहले खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन भी बन गई है। आप जेल में थे उस वक्त जब ये पार्टी कायम हुई। परवेज़ खटक साहब आपके साबिक वज़ीर आला इस पार्टी के कायद हैं और कुछ ऑलरेडी रहनुमा आपकी पार्टी से निकल के इस पार्टी में जा चुके हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब भी हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने MNAs MPs होंगे, इतने इलेक्टेबल्स होंगे कि हम अगली हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल KPK में नहीं नजर आ रहा है। देखें, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी तो नहीं है, ख्वाब देखना चाहिए, लेकिन जागते हुए ना देखें तो बेहतर होता है, रात को देखें। ये जो जागते हुए ख्वाब देख रहे हैं उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपके ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन फैसला अल्लाह ने करना है और अवाम के जरिए करना है। बैलेट बॉक्स रखने अवाम ने जिसको वोट देना है, चाहे खान साहब को दें चाहे किसी और को दें। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि बदन से रूह निकल जाए तो उसको फिर दफनाया जाता है, वो जिंदा नहीं रहता। तो तहरीक इंसाफ की रूह इमरान खान है, बाकी तहरीक इंसाफ के नाम से जितनी जमातें या कोई भी चीज़ बने। हमारा जो सिस्टम है, पार्लिमानी निज़ाम है, उसमें जाहिर सी बात है पार्टी लीडर की बड़ी अहमियत होती है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, पार्टी लीडर का ही वोट होता है, लेकिन ये इलेक्टेबल्स MNA MPs इनकी भी अहमियत होती है। तो यहाँ पे तो सवाल ये उठता है कि इमरान खान साहब की चॉइसेस क्या थी।
महमूद खान साहब थे जो 4 साल वजीर आला रहे और फौरन पार्टी छोड़ के चले गए। परवेज खटक 5 साल वजीर आला रहे, वो पार्टी छोड़ के चले गए। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब थे, वसीम अकरम प्लस कहा, दुनिया से लड़ गए उनके लिए, वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो ये लोग ही डिसलॉयल थे या इमरान खान की चॉइसेस गलत थी? और अगर चॉइसेस गलत थी, बहरहाल इसकी जिम्मेदारी तो लीडर पर आती है ना, कि आपने अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए आपने उन लोगों को करीब आने दिया जो कि पैराशूटर्स थे, जो कि दूसरी पार्टी से आए थे, और जो नजरियाती है वो कहीं पीछे रह गए। शहजाद साहब, आपकी बात किसी हद तक सही है कि हम इंसान हैं, खान साहब भी इंसान है, कोई फरिश्ते नहीं है, गलतियां हमसे हो सकती हैं, हुई भी हैं, लेकिन इंसान जब तक आजमाया नहीं जाता आपको पता नहीं लगता कि कौन कितने पानी में है। ठीक है, उन लोगों ने अपना फैसला किया, दूर हुए, जिस भी वजह से मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनके साथ रहा है, काफ़ी साल साथ रहे हैं, मेरी उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह उनका नसीब अच्छा करे। लेकिन अगर आपने सियासत करनी है तो अवाम ने तो अपना फैसला इमरान खान साहब के लिए कर लिया है। बाकी अगर कोई जाता है तो आप मुझे बताएं शहजाद इकबाल साहब, क्या लोटों से या बाल्टियों से समंदर खाली होता है? तहरीक किसी के आने जाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं वो सारे फैसलों की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे डाल के गए हैं, और उनके इर्द गिर्द जो कुछ लोग थे जो कि फौरी पार्टी छोड़ के भाग गए, उन पे डालते हुए आए। मिसाल के तौर पे आपकी पार्टी में से अब लोग ये कहते हैं कि मेजॉरिटी एमएनएज नहीं चाहते थे कि कौमी असेंबली से आप बाहर निकलें, लेकिन इमरान खान ने वो फैसला फिर भी किया। मैं अभी की बात बता रहा हूं, जो लोग तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, रूपोश हैं, वो भी अभी कॉल करके कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 99% एमपीए कहते थे कि असेंबली ना डिसॉल्व करो, इमरान खान ने अपनी जिद पे वो फैसला किया और नतीजा हम भुगत रहे हैं। तो ये गलत फैसले तो हुए हैं ना कहीं। 9 मई तक आप वैसे ही तो नहीं पहुंच गए डायरेक्टली, कुछ ऐसे फैसले थे जो कि बैकफायर किए गए, सियासी तौर पे गलत साबित हुए हैं। आप जब एक तहरीक का हिस्सा होते हैं उसमें सही भी फैसले होते हैं, गलत भी होते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक मजबूत, एक इस्लामी फलाही मदीना की रियासत की तर्ज पे पाकिस्तान, उसमें सही भी फैसले हो सकते हैं, गलतियां भी आपसे हो सकती हैं, इंसान के जजमेंट एरर्स हो सकते हैं। अब इमरान खान साहब को ये पता नहीं था कि वो असम्बलियां जो है अपनी डिसॉल्व करेंगे, तो आइन के मुताबिक तो 3 महीने में इलेक्शन हो, 3 महीने में इलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब उनको नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन नहीं होगा और आइन को तोड़ा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद एक फैसला हुआ। अगर उसके मुताबिक फैसला होता तो आज परवेज इलाही आपके चीफ मिनिस्टर कह रहे थे 90%, तो वो फैसला गलत लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं शहजाद एक मिनट मुझे कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप एक तहरीक में होते हैं, आप एक जमात में होते हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, किसी भी जमात में होते हैं, किसी भी जगह पे होते हैं, एक इंडस्ट्री में होते हैं, एक आप एंटरप्रेन्योर चला रहे हैं, आप एक बड़े इदारे में हैं, वहां सही भी गलत भी फैसले होते हैं। लेकिन आप जहां सही फैसलों के पीछे खड़े होते हैं, गलतियों को ओन भी करते हैं। ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा। लेकिन हर फैसले की सब आपको वजीर आला बना रहे थे, आपको वजीर बना रहे थे, तब बड़ा अच्छा लग रहा था। आज जब इमरान खान साहब इम्तिहान में हैं तो हमें उनमें कीड़े निकालने नजर आ गए। नहीं, अभी हमने अपने लीडर के साथ खड़ा होना है पाकिस्तान की खातिर। अली साहब, लेकिन गलतियां जो हैं वो आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि आइंदा ना हो। लेकिन अगर हम ये कहें कि फैसलों में तो बैठूं, लेकिन जब फैसलों का रिजल्ट मेरी मर्जी का ना है, मैं बाहर बैठ के छलांग लगा रहा हूँ, सारा लीडर के सर पे नो। आपने अपने लीडर के साथ खड़ा होना होता है। आज हम मुश्किल में हैं, कल इंशाल्लाह दोबारा इख्तिदार में होंगे। लेकिन आप जो फैसले करते हैं उसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, कभी जेल भी होती है। इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि उन फैसलों के नतायज दुरुस्त हुए या गलत साबित हुए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी असेसमेंट जान रहा हूं, मैं आपकी असेसमेंट नहीं कर रहे। नहीं, मैं आपकी असेसमेंट जानना चाह रहा हूं। आपके ख्याल में असेंबलियां तहलील करके कौमी असेंबली से बाहर आके ये फैसले दुरुस्त है या गलत साबित हुए? आपकी असेसमेंट क्या है? शहजाद साहब, देखिए, मैं अपनी असेसमेंट वगैरह खान साहब को बताता रहा हूं, और अभी जेल जाने से पहले भी जब मैं खुद जेल जा रहा था, मैंने बड़ा तफसीली उनसे एक बात हुई मेरी, और उनके जेल जाने से पहले भी एक बात मेरी हुई उनसे। लेकिन वो चीज़ें ज़ाहिर है पार्टी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो हुआ उसमें अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, लेकिन सबसे जो बड़ा काम हुआ ये हुआ कि अवाम को ये पता लग गया कि कौम के साथ मजबूत कौन खड़ा है और कौन जो है वो हवा के रुख के साथ चल रहा है, कौन है जो पाकिस्तान के लिए जेल भी काट रहा है, कौन है जो थोड़ी सी तकलीफ आने के बाद मुल्क से बाहर चला गया। आज कौम देख रही है कि कौम का वो लीडर जो पाकिस्तान के लिए खड़ा है आज जेल काट रहा है। लेकिन क्या हो गया, कल इंशाल्लाह दोबारा बाहर आएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, गलतियों का भी एहसास होता है। अगर आज आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो एक आखिरी सवाल अली मोहम्मद खान साहब, असेसमेंट हम करते रहते हैं। एज ऑफ नाउ जो फैसला आ गया है ट्रायल कोर्ट से, उसके मुताबिक इमरान खान को 3 साल की सजा भी है और वो 5 साल के लिए नाअहल है। तो वो तो शायद हो सकता है 2023 के आखिर में या 24 के शुरू में अगर इलेक्शन होते हैं उसका हिस्सा ना हो। लेकिन बाज़ लोगों की ये राय है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बैलेट पेपर पर नहीं होगी, बल्ला भी बैलेट पेपर पर नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात होंगे? खान साहब को इंशाल्लाह अदालत से इंसाफ मिलेगा और ये जैसे ही एक आज़ाद माहौल में इसकी जब हियरिंग होती है, जैसी हियरिंग होती है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, अपनी अदालतों पर एतमाद है, अगर नीचे कोई फैसला अच्छा ना भी आया हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। यही अदालतों से हमें रिलीफ भी मिले हैं, तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा। इमरान खान साहब जो है दोबारा जो है वो एबल होंगे, वो उनकी डिसेबिलिटी जो है, डिस्क्वालिफिकेशन जो की है उन्होंने, वो खत्म होगी इंशाल्लाह। बल्ला अपनी जगह पे रहेगा, बल्ला चलेगा, छक्कों पे छक्के पड़ेंगे इंशाल्लाह। वोट आप गिनते गिनते थक जाएंगे शहजाद साहब, अगली बारी इंशाल्लाह इंसाफ सरकारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 7 मरतबा इनको अरेस्ट किया गया, जब जब इनकी राय को हुक्म आया इनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन का हिस्सा भी होगी और अदालती फैसलों के बाद इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ मिलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।